चैप्टर 30 मिनट के अंदर रिवीजन करने वाले हैं। जो बायोडायवर्सिटी चैप्टर है इसको 30 मिनट मिनिमम से मैक्सिमम 30 मिनट के अंदर हम लोग बायो को रिवाइज करने वाले हैं। तो पूरे बायो आप लोगों को हम 30 मिनट में रिवाइज करवाऊंगा, चाहे कोई सा भी चैप्टर रहे, और फुल एनसीईआरटी का मेन मेन पॉइंट मतलब मैक्सिमम सारा पॉइंट, ये सारा चीज पढ़ लो, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नीट का नहीं छूटेगा तुम्हारा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायोडायवर्सिटी को। तो सबसे पहले देखा जाता है बायोडायवर्सिटी होता क्या। बायो मतलब क्या होता है, लाइफ। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, वैरायटीज। मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज तुमको देखने को मिलेगा इस बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में। तो चलो सबसे पहले वैरायटी हम देख लेते हैं। एंड चींटी जो देखे होंगे तुम सब घर पे, चींटी का दो लाइन चलती है। एक लाइन चलती है चींटी का जिसमें से एक तरह से इधर से आती रहती है और एक तरह से इधर से चींटी आती रहती है। दोनों डायरेक्शन में चींटी आती रहती है। तो कितने में, दो डायरेक्शन में आती है। तो मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ एंट तुमको देखने को मिलेगा। कितना, 20,000, ग्रेटर देन 20,000। तुमको इस प्रकार से याद रखना, क्योंकि 20,000 स्पीसीज ऑर्चिड का भी देखने को मिलता है। नौ। अब सेकंड की बात करें, बीटल्स। बीटल्स मतलब ये क्या हो जाता है तुम्हारा, 3 T 4 याद रखो, 3 लाख। 3 लाख स्पीसीज किसका मिलता है, बीटल्स का। एंड फिशेज का बात किया जाए तो 28 स्पीसीज किसका मिलता है, फिशेज का। ऑर्किड्स ऐसे याद रख लो, जीरो है तो मतलब 20,000 ऑर्किड का। एंड का तो चलता ही है, तुम समझ गए। बीटल्स का TLC याद रख लो, 3 लाख स्पीसीज किसका, बीटल्स का। और फिशेज का 28,000 स्पीसीज। ना, बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, हिट्रोजेनेसिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज को देखने को तुमको मिल सकता है यहाँ पे। वैरायटी मतलब डाइवर्सिटी। नो, इसका जो टर्म दिया था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जितना भी हमारा जो हाईलाइटेड है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन दिया था, एडवर्ड विल्सन साहब जी। नो, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसका तीन लेवल पे बायोडाइवर्सिटी को हम लोग डिवाइड किया गया। पहला है जेनेटिक लेवल पे, दूसरा स्पीसीज लेवल पे, तीसरा इकोलॉजिकल लेवल पे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है क्या क्या लेवल है बायोडाइवर्सिटी का। सबसे पहले क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी नाम से तुमको आना चाहिए, जेनेटिक, ये जेनेटिक लेवल पे बात किया जाएगा। रॉल्फिया भूमटेरिया एक ऐसा मेडिसिनल प्लांट है जो पोटेंशियली केमिकल, इसमें एक ऐसा केमिकल होता है जिसका नाम होता है रेस्पिन, जो कि हार्मफुल करता है। जो कि कोई भी प्लांट सब खाता है तो उसको बहुत ही ज्यादा ये पोटेंशियली है, जो बीमार करने के लिए, सिक करने के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इसलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी का एक मेडिसिनल प्लांट का नाम रखो और इसका केमिकल का नाम याद रखो, रेस्पिन। जिसके बाद से बताओ, इंडिया में डिफरेंट 50,000 से ज्यादा स्ट्रेन ऑफ राइस है। मतलब इतना ज्यादा वैरायटीज है राइस का, मोर देन 50,000। और 1,000 से ज्यादा वैरायटीज ऑफ मैंगो है। ये जेनेटिक लेवल पे मॉडिफाई करके ही इसको बनाया गया है। और दूसरा स्पीसीज डाइवर्सिटी। वेस्टर्न घाट के पास ग्रेटर डाइवर्सिटी है एम्फीबिया का एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। क्यों, इसको किस तरीके से याद रखना है तुमको, वेस्टर्न घाट डब्ल्यू को क्या आता है, लास्ट में आता है ना, ई से ई के बाद आता है डब्ल्यू, तो ज्यादा होगा। तो डब्ल्यू ज्यादा, तो मतलब वेस्टर्न घाट के पास ग्रेटर एम्फीबियन डाइवर्सिटी एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। नो, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बात, इंडिया के पास जैसे डेजर्ट हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, मैंग्रोव्स हो गया, कोरल रीफ्स हो गया, कोरल रीफ्स हो गया, एज ग्रेटर डाइवर्सिटी है एज कम्पेयर टू नॉर्वे। नॉर्वे एक कंट्री है, तो उसके हिसाब से इंडिया के पास बहुत ही ज्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। नौ, अब बात किया जाता है तुम्हारा पैटर्न पे। एज कम्पेयर टू पैटर्न के मुताबिक किस प्रकार से तुमको देखने को मिलेगा। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट पे बात किया जाए, इक्वेटर ये देखने को मिल जाए। इक्वेटर के पास कौन सा रीजन होता है, ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटर के पास पाया जाता है। ये दोनों पोल रीजन है, जो कि हाईली तुम्हारा टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम होता है, कम होता है, लेस। ना, बात किया जाता है, ये जो तीन डायग्राम दिख रहे हो एज इट इज, इस डायग्राम को याद रख लो। ये जो डायग्राम तुमको दिख रहा है एज इट इज, इस डायग्राम को अपने माइंड के अंदर सेट करके रख लो। इससे एक न एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आना ही वाला है। सबसे बात किया जाता है इंसेक्टा, सबसे ज्यादा होता है इसमें इंसेक्टा का। उसके बाद होता है अदर एनिमल्स, उसका मोलस्क, इसको क्रस्टेशियन। इसको ऐसे याद रख लो, IOMC, आओ MC। तो आओ मेंस्ट्रुअल साइकिल बुला रही है, कौन, लड़की बुला रही है, लड़का। तो इस तरीके से तुमको याद रखना है। सबसे पहले इंसेक्टा होता है, उसके बाद अदर एनिमल्स, उसके बाद मोलस्क, उसके बाद क्रस्टेशियन। यदि तुमको ये जो चीज याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली तुम इस पे डायग्राम को लेवल कर सकते हो ना। अब इसको कैसे याद रखना है, ये इस डायग्राम को कैसे याद रखना है, इस डायग्राम का ट्रिक है, एक है FB
पर राम। राम, राम कौन है? राम एक भगवान का नाम है, वैसे राम एक आदमी का भी नाम हो सकता है। तो वो कौन है? राम कहाँ पे है? एफबी पर है। एफबी पर राम है। सबसे ज्यादा कैसे आएगा? फिशेज आएगा, उसके बाद एम्फीबिया आएगा, उसके बाद रेप्टाइल्स आएगा, उसके बाद बॉर्ड्स आएगा, उसके बाद मेमल्स आएगा। ये इजिली तरीके से तुम इसको भी रिमेम्बर कर सकते हो। ये तुम्हारा जो एरिया जितना बता रहा है उतना वैरायटीज ही बता रहा है, इतना वैरायटीज का ये मिलता है। तो सबसे ज्यादा फिशेज मिलता है, उसके बाद बॉर्ड्स, उसके बाद रेप्टाइल्स, उसके बाद एम्फीबिया, उसके बाद मैमल्स आता है। तो इस तरीके से तुमको रिमेम्बर करके रखना है, तो ऑटोमेटिकली तुम इसमें लेवल कर सकते हो। ना इसको कैसे रखना है? इसे सबसे ज्यादा मिलता है क्या? एनजीओस्पर्म। ये जो पूरा एक साइड एनजीओस्पर्म सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद होता है कौन सा? फंजाई। एक साइड पूरा एनजीओस्पर्म होता है। ये डायग्राम थोड़ा हेरा फेरी है, एनसीईआरटी में थोड़ा अलग डायग्राम दिया है, तो इसको तुम एक बार एनसीईआरटी से देख लेना, जो कि तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, तो एनसीईआरटी से एक बार इसका डायग्राम देख लेना, कॉन्सेप्ट तुम लोग को बता दो। तो सब ज्यादा हो गया यहाँ पे एंजियोस्पर्म, उसके बाद हो जाएगा फंगा, उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा, फंगा के बाद कौन सा जाएगा? अलगा, उसके बाद लाइकेंस, फॉर्म, उसके बाद मोसिस। तो इस प्रकार का कुछ तुमको याद करके दोनों का ट्रिक बता दिया, इसमें तुमको याद रखना सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म होता है, उसके बाद फंजा होता है, उसके बाद तुम्हारा ये फॉर्म होता है, लाइकेंस, अलगा, उसके बाद मोसिस सबसे कम होता है ना। अब बात कर लो इसमें तुम्हारा ग्लोबल, क्या ग्लोबल वर्सेस इंडिया का। ग्लोबल वर्सेस इंडिया का बात कर लेते हैं, क्या होता है ग्लोबल वर्सेस इंडिया। नो, ग्लोबल वर्सेस इंडिया में कंपैरिजन, रॉबर्ट मेयर क्या कहता है? ग्लोबल एस्टिमेट किया था जब 7 मिलियन स्पीसीज है। रॉबर्ट मेयर एक साइंटिस्ट था जो एस्टिमेट किया था 7 मिलियन स्पीसीज है, जिसमें से ओनली 22% अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। सिर्फ 22% रिकॉर्ड किया गया है। इंडिया 2.4% लैंड एरिया, इंडिया का देखा जाए तो 2.4% लैंड एरिया कंट्रीब्यूट करता है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन 8.1% ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है। पूरे तुम दुनिया को में देखो तो 2.4% लैंड एरिया इंडिया के पास है, लेकिन जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है, स्पीसीज का जो डाइवर्सिटी है इंडिया में, वो 8.1% का कंट्रीब्यूशन करता है, जिसके कारण से वन ऑफ द 12th मेगा डाइवर्सिटी कंट्री माना जाता है इंडिया के। 12 में से हमारे एक इंडिया भी मेगा डाइवर्सिटी कंट्री माना जाता है। नो, थर्ड जो कंसेप्ट है वो टेक्सोनॉमी है। टेक्सोनॉमी की बात किया जाता है एनिमल और प्लांट में से सबसे ज्यादा कौन होता है? बताओ, फटाफट आंसर करके बताओ कमेंट बॉक्स पे। एनिमल और प्लांट में सबसे ज्यादा होता है एनिमल, उसके बाद होता है प्लांट। कितना परसेंट? 70% एनिमल है। एनिमल और प्लांट में सबसे बता दे भाई, प्लांट जो देखा है, एनिमल तुम लोग देखो पेड़ पौधा इतना है, एनिमल को वैसे मेजर चींटी है वो सारा चीज मिला के देखा जाए, एनिमल बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है? 70% ऑफ एनिमल्स ही है। 100 मान लो तो 30% ही प्लांट बचता है। लेकिन अमोंग एनिमल्स में से भी सबसे ज्यादा कौन होता है? अभी पर क्या है भाई, हम लोग सबसे ज्यादा देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक है इंसेक्टा। इंसेक्टा सबसे ज्यादा होता है, कितना? 70% इंसेक्टा होता है। 7 आउट ऑफ 10, मतलब 10 जो तुम एनिमल, 10 जो जीव देखोगे उसमें से 7 तुम्हारा इंसेक्टा ही पाया जाता है ना। फंजाई डाइवर्सिटी, फंगाई का जो डाइवर्सिटी है वो फिशेज प्लस एम्फीबिया प्लस रेप्टाइल्स प्लस मैमल्स, ये सारे को कंबाइन कर देगा, उससे भी ज्यादा डाइवर्सिटी तुम्हारा फंजाई को मिलेगा। ये तो इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर तुम बार बार यदि रिमेम्बर करोगे तो इजीली याद हो जाएगा। और कुछ ट्रिक ट्रिक बताए, उस ट्रिक को याद रखो तो ऑटोमेटिकली ये तुमको याद रहेगा। ठीक। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड अंडरस्टैंड फॉर द मिलियंस ऑफ ईयर। जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है वो अनडिस्टर्ब है, किसके? कितने टाइम के लिए? मिलियंस ऑफ ईयर के लिए, जिसके कारण इसको बोला इवोल्यूशनरी टाइम। लेस सीजनल वेरिएशन या कांस्टेंट एनवायरनमेंट होता है, जिसको बोला जाता है नेचर स्पेशलाइजेशन। मोर सोलर इनपुट आता है तो हाई प्रोडक्टिविटी होगा। ठीक। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड अनडिस्टर्ब है कितने साथ? मिलियंस ऑफ ईयर से, जिसके कारण इवोल्यूशनरी टाइम भी इसका क्या हो जाता है? ज्यादा है। लेस सीजनल वेरिएशन, कांस्टेंट एनवायरनमेंट है। ये कुछ ये, ये जो डायरेक्ट तुम्हारा आंसर में क्वेश्चन में आने वाला है, तो इसको याद रखना। रेजिलियंस है इन्वायरमेंट से, क्या रेजिलियंस है? अमेजोन रेन फॉरेस्ट के पास, ये सबको पता है, ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ किसके पास है? अमेजोन रेन फॉरेस्ट भाई बहुत ही बड़ा जंगल है। इसमें अमेजोन रेन फॉरेस्ट के पास सबसे ज्यादा बड़ा जंगल है, जिसके पास सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होता है। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप
कौन दिया था, इसका ग्राफ कौन बनाया था, अलेक्जेंडर वॉल हम्बल बोल्ट। अलेक्जेंडर नीट 2017 का क्वेश्चन है। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप कौन दिया था, अलेक्जेंडर वॉल्ट हम्बल बोल्ट। विद इन द रीजन क्या बोला था अलेक्जेंडर बाबा, क्या बोले थे, विद इन द रीजन स्पीसीज इंक्रीज विद एक्सप्लोर एरिया बट ओनली अप टू द लिमिट। मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, यदि एरिया को इंक्रीज किया जाए तो स्पीसीज का जो लेवल है इंक्रीज होगा, लेकिन अप टू लिमिट तक, ओनली अप टू लिमिट। उसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट, इसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। यही बोलना चाहता है ये। साइंटिस्ट का नाम भी 2017 में पूछ लिया था नीट में, उसका 2020 में भी पूछ लिया था ये रीजन। स्पीसीज रिचनेस जब इंक्रीज करोगे तो एक्सप्लोर एरिया के कारण इंक्रीज होगा, लेकिन ओनली अप टू द लिमिट तक। देखो ये दो है, स्पीसीज रिचनेस और एरिया। ये लॉगरिथमिक स्केल है, लॉगरिथमिक स्केल को तुम इस ढंग से एस एस इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर, इसका स्पीसीज रिलेशनशिप, इसका है स्पीसीज का रिचनेस, स्पीसीज का रिचनेस ए है, एरिया जेड क्या है, स्लोप, रिग्रेशन कांस्टेंट और y का इंटरसेप्ट। देखो देखो ये हाइपरबोलिक कर्व जैसे तुमको लग रहा है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका पावर कम होता है, उसके साइड घूमता है तो किसका पावर कम, इसका पावर कम है, इसका पावर कम है तो इसकी तरफ तुम्हारा देखने को मिलेगा, इसके तरफ फेस होगा, एरिया की तरफ फेस है, ये होता है तुम्हारा हाइपरबोलिक वाला। सीधे पढ़े होगी, इजी है। और इसका जब लॉग लॉग ले लिया जाए, लॉग लोगे तो लॉग एस इक्वल टू लॉग सी। जब कोई भी चीज मल्टीप्लीकेशन होता है तो लॉग में उसको ऐड कर लिया जाता है, प्लस जेड, ये जो पावर क्या आ जाता है आगे आ जाता है, प्लस जेड लॉग ए। तो ये जब ये जो ग्राफ बनाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पे सी स्लोप हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन आता है। तो इसको इजीली तरीका से रिमेम्बर करो। जेड का वैल्यू तुमको याद है, जेड का वैल्यू जो नॉर्मल रेंज होता है 0.1 से 0.2, जेड का वैल्यू क्या था, इंडिपेंडेंट ऑफ द टेक्सोनोमिक ग्रुप और रीजन। जो टेक्सोनोमिक ग्रुप है उसके रीजन पे इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इंडिपेंडेंट मतलब किसी भी डिपेंड नहीं करता। इसका वैल्यू इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना है। 0.1 से 0.2 के रेंज में होता है जेड का वैल्यू। जेड क्या होता है, स्लोप लाइन होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट स्लोप बताता है, बस रिग्रेशन कोफिशिएंट, तो इसका नाम दे दिया गया स्लोप। इसका नॉर्मल लेंथ 0.1 से 0.1 से 0.1 से 2 लिख दो, इसके अंदर पॉइंट लगा दो ना बीच में, 0.1 से 0.2 से। फॉर लार्ज कॉन्टिनेंट के लिए बात किया जाए तो 0.6 से दोगुना हो जाता है, 6 से 12, तो पॉइंट पीछे लगा दे के पॉइंट 0.6 टू 1.2% स्टीपर कर्व होता है। स्टीपर मतलब क्या होता है, झुका हुआ कर्व। एग्जाम्पल इसका बात किया जाता है फ्रूगीवोरस, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स। और जो इसका जो फ्रूट ईटिंग बर्ड होता है फ्रूगीवोरस, जो फ्रूट को खाता है, ऐसे नाम से याद रखो फ्रूगीवोरस, जो फ्रूट को खाता है उसको फ्रूट ईटिंग बर्ड बोला जाता है या मेमल्स बोला जाता है। ठीक, जो फ्रूट ईटिंग जो बर्ड्स होता है और मेमल्स होता है जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, उसका रिग्रेशन कोफिशिएंट कितना होता है, 1.15। जेड का वैल्यू कितना होता है उसका, 1.15। मतलब बर्ड और मेमल की ज्यादा वैरायटीज कम एरिया में मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल और इम्पोर्टेंट, मतलब इसको समझने के लिए लिखा गया यहाँ पे। जेड का वैल्यू क्या होता है, जेड का वैल्यू 1.15 है, सबसे ज्यादा है, मतलब बर्ड और मेमल की ज्यादा वैरायटी कम एरिया में मिलती है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, तो जितना ज्यादा जेड का वैल्यू होगा उतना कम एरिया में उतना ज्यादा वैरायटीज मिलेगा, उतना ज्यादा वैरायटीज मिलेगा। जैसे बर्ड्स और मेमल्स का कितना है 1.15, लार्ज कंटिनेंट के लिए 0.6 टू 1.2, और नॉर्मल रेंज क्या होता है 0.1 टू 0.2, जो इंडिपेंडेंट ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप पे इंडिपेंडेंट होता है। जेड का वैल्यू इस तरीके से तुमको याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट सब याद कर लो। और कुछ इंपॉर्टेंट लॉसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी देख लो। ये भी लॉसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी का लॉसेज कैसे कैसे होता है। सबसे पहले स्टेबिलिटी क्या होता है, कम्युनिटीज विद मोर स्पीसीज आर मोर स्टेबल। जितना ज्यादा स्पीसीज रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे मान के चलो तुम अकेले रहोगे, हवा पानी बहुत तेजी से आया, तुम डर के गांव में से, गांव में पूरा गांव है, पूरे गांव में तुम अकेले हो, इधर से हवा आया, इधर से आंधी आया, तूफान आया, रात हुआ, डर के तुम बेहोश हो जाओगे। लेकिन गांव में वही
50-60 लोग रहोगे तुम एक साथ। स्टेबल कम्युनिटी क्या है, तुम्हारे स्टेबल है तो डरोगे भी, खाना भी कुछ भी होगा सारा आदमी मिलकर टैकल कर दिया जाएगा। तो वहां पे डर भी कम लगेगा। तो उसको बोला जाता है जितना ज्यादा स्पेसीज रहता है उतना ज्यादा स्टेबल होता है। डू नॉट सो मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, में भी वेरिएशन नहीं सो ज्यादा करता है। तो प्रोडक्टिविटी वेरिएशन कैसे नहीं शो करता है ये बताओ। जैसे अकेला रहे बोले यार क्या खाए, छोड़ो नहीं बनाना, कुछ करना नहीं है। जब हाई 50-60 आदमी रहेगा, उसमें बच्चा बूढ़ा सब रहेगा, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी तुमको हाई करके रखना पड़ेगा। इस ढंग से याद कर सकते हो। स्टेबिलिटी होता है। डेविड टिलमैन प्लॉट क्या किया था, डेविड टिलमैन क्या प्लॉट किया था, मोर डाइवर्सिटी लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन एंड हाई एयर बायोमास। मतलब जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगा वो ईयर टू ईयर वेरिएशन उतना कम होता जाएगा, और हायर बायोमास, क्योंकि प्रोडक्टिविटी होगा तो बच्चा पैदा हुआ तो सारा, तो उसका बायोमास क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। तो इस ढंग से याद रख सकते हो। रिवर्ट पॉपेट हाइपोथेसिस, ये क्या बोला था भाई। रिवर्ट पॉपेट हाइपोथेसिस एक हाइपोथेसिस दिया था, मतलब इन बायोडाइवर्सिटी जो लॉसेस है उसको ये रिलेट करने के लिए एक हाइपोथेसिस दिया था, जो कि ना था पॉल इनरिच बोला था जो एरोप्लेन है उसको तुम इकोसिस्टम मान लो, ठीक है। रिवेट को तुम क्या मान लो, स्पीसीज मान लो। और पॉपिंग ऑफ रिवेट ऑन विंग्स, पॉपिंग और रिवर्ट ऑन विंग्स को की स्टोन स्पीसीज मान लो, जो कि डेंजरस होते हैं। अब देखो एरोप्लेन, बड़ा सा एरोप्लेन है बड़ा सा एरोप्लेन, तुम उसको जो चल रहा है हवाई जहाज तुम्हारा हवा में उड़ रहा है, ठीक, हवा में उड़ रहा है। अब उसमें से क्या किया, एक नट बोल्ट लेके गया, मतलब क्यों खोलने वाला, उसका नट खोल लिया स्पीसीज। रिवेट मतलब होता है नट, उसे नट खोल लिया, अंदर का सीट का नट खोला तो कोई दिक्कत नहीं, चलता है। लेकिन विंग्स का नट खोल लिया तुम, यदि विंग्स का ही नट खोल लियो तो क्या तुम्हारा हवाई जहाज चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, कैसे होगे, गिर जाओगे, बेहोश हो जाओगे, मर मुर जाओगे। इस तरह का बताया। एरोप्लेन को तुम इकोसिस्टम मान लो, जो सीट वाला नट था उसको रिवर्ट मान लो, और पॉपिंग ऑफ रिवर्ट मतलब विंग्स मान लो इसका की स्टोन स्पीसीज। ये जो ऐसा स्पीसीज है जो की स्टोन स्पीसीज है, जो कि अभी डेंजरस कंडीशन में है। तो की स्टोन स्पीसीज को हम हटा दिया जाए तो हमारा इकोसिस्टम फेल हो जाएगा, उसके बिना इकोसिस्टम हमारी रन नहीं करेगा। क्योंकि इकोसिस्टम को जो लेवल होता है, हर लेवल पे प्राइम प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, सारा का सिस्टमेटिक, उसमें से एक भी हट जाएगा तो तुम्हारा इकोसिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ये एग्जाम्पल तुम्हारा आता है, एग्जाम में भी आता है। एरोप्लेन का इकोसिस्टम मान लो, रिवर्स तो तुम मान लो स्पीसीज मान लो, और पॉपिंग ऑफ रिवर्स ऑन विंग्स, विंग्स का जो रिवर्स नट बोल्ट है उसको तो की स्टोन स्पीसीज मान लो, जो कि क्या है, डेंजरस है। की स्टोन स्पीसीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो उसको हटा दिए जाओगे तो खत्म, टाटा बाय बाय। ना, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को कैसे याद रखो। आईयूसीएन एक रेड लिस्ट जारी किया था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेशनल। ऐसे आईयूसीएन का जो रेड लिस्ट जारी किया था, जो डॉक्यूमेंट्री इंडेंजर्ड स्पीसीज का रिसेंट एक्सटेंशन। तो कुछ कुछ ऐसा स्पीसीज है जो अभी अभी एक्सटिंक्ट हुआ है, मतलब मर गया, मतलब एक्सटिंक्ट मतलब गायब हो चुका है। डोडो का कैसे होता है, डीएम याद रख लो इसको, डोडो को याद रखने का तरीका है डीएम। डोडो कहाँ मिलता है, मोरेशिया में, मोरेशियस कौन कौन गया मोरेशियस, कमेंट बॉक्स में बताओ। क्वागा, क्वागा कहाँ मिलता है, ऐसे याद रख लो, ए अफ्रीका में, ऐसे याद रखो, क्वागा गा गा गा, ए लास्ट में अफ्रीका में मिलता है। थैलासीनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया में, थैलासीन इसमें भी होता है, थैलासीन ऑस्ट्रेलिया, थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया से एक्सटेंड हुआ था। स्टीलर सी का रसिया से, अबे स्टीलर सी का रसिया में सब गोरा गोरा होता है, कौ भी गोरा होता है, तो इसका मिल्क कैसा होता है, कौ का गोरा होता है, में तो व्हाइट होता है, तो रसिया में सब व्हाइट होता है। रसिया तो स्टीलर सी का कहाँ का है, रसिया में है। थ्री स्पीसीज ऑफ टाइगर, बाली, जवान, कैस्पियन। तो याद ही हो जाएगा तुमको, बाली कान की बाली जवान आदमी पहनता है, कैस्पियन में रहता है, तो बाली, जवान, कैस्पियन तीन स्पीसीज टाइगर का। रिसेंट एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन बताया गया है, ये जो स्पीसीज है कुछ ही साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया भाई, गायब हो गया, अब नहीं मिलेगा तुमको ये जल्दी देखने को, देखने को जल्दी क्या, कभी मिलेगा ही नहीं, एक्सटिंक्ट ही हो गया। वार्निंग क्या बताया गया भाई, ये तो सारा एक्सटिंक्ट हो गया। अभी जैसा जो हालत चल रहा है हमारा एम्फीबिया और जिम्नस पर, हायर थ्रेडन है, ये बहुत ही ज्यादा थ्रेडन कंडीशन में है। करंटली इसका 6 मंथ एक्सटेंशन अब
6 मार्क्स, अभी तक 5 एक्सटेंशन हो चुका है, लेकिन अभी जो 6 मार्क्स एक्सटेंशन होगा वो 100 टाइम फास्टर होने वाला है, 100 टाइम फास्टर होने वाली है। मतलब इतना ज्यादा हम यार एक्सटेंशन हो रहा है, इसलिए कंजर्व करके रखना बहुत ही जरूरी है। कवच इविल क्वार्टर, जिसके कारण से क्या हो सकता है, हमारे इविल क्वार्टर मतलब देख रहा है भूतिया जैसे हो सकता है, बहुत ही डेंजरस हो सकता है। हैबिटेट लॉस कुछ ऐसा कंडीशन है जिसको तुम नहीं प्रोटेक्ट करोगे तो इविल क्वार्टर हो सकता है, या ऐसा ऐसा हैबिटेट लॉस किसी भी स्पीसीज का कर दो तो ये गायब ही हो जाएगा। जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट में को लंग्स में प्लानेट माना जाता है, लंग्स ऑफ प्लानेट, जो क्या कर दिया भाई अमेजोन पे सोया कल्टीवेशन के लिए या बीफ के लिए, मांस के लिए या बीफ के लिए ग्रासेज उगाने लगा था, बीफ केटल्स के लिए। उसके लिए अमेजन रेनफॉरेस्ट को कट कर दे रहा है, क्या अलग ही भौका लिए। इनफैक्ट मेमल्स बर्ड्स रिक्वायर फॉर लार्ज टेरिटरी में रहने का ही पसंद करता है, इसका एरिया कम होने का नहीं सिर्फ एक्सटिंक्शन के कगार पे जा रहा है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, सीक्वेंस जितना दिया ना उसका उसी ढंग से इम्पोर्टेंस है इसका। सबसे ओवर एक्सप्लोइटेशन, इसी चीज को ओवर ही एक्सप्लोइट कर दे, जैसे स्टीलर सीको था रसिया में, पैसेंजर पिजन था, पैसेंजर पिजन को भाई पिजन अब अपना जिंदगी जिएगा, इसको अब चिट्ठी पहुंचाने के लिए रख दिया भाई। इतना ज्यादा इसका मिसयूज किया गया कि गायब ही हो गया पैसेंजर पिजन, दिखता है कहीं नहीं दिखता। स्टीलर सीको रसिया में इतना ज्यादा इसका मिसयूज कर दिया, मतलब इतना ज्यादा भाई यूज करता है तो उसका अब जो गायब हुआ, धीरे धीरे जो दूध दे रही थी उसको रखा, बाकी को हटा, खाली करो, ऐसे ऐसे करके खत्म हो गया। एलायन स्पीसीज इन्वेजन, अब भाई कोई भी बाहर का स्पीसीज लाके इंडिया में डाल दो जिसका कोई प्रीडेटर ना हो तो वो इतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा कि गायब ही समझो। उसके कारण से क्या होता है, दूसरा स्पीसीज गायब हो जाएगा। ला दिया इंडिया में, इतना ज्यादा वो स्पीसीज हो जाएगा जिसके कारण से जो भी वहां में रहने वाला स्पीसीज है उसको भी ये खत्म कर दिया। जैसे नील पर्च इंट्रोड्यूस किया था विक्टोरिया लेक में, जो एक्सटिंक्ट ऑफ द 200 कैलिक्वाइड फिश को गायब कर दिया। जब नील पर्च को इस लेक ऑफ विक्टोरिया में लाया गया, जब उसको 6 दिन बाद देखा तो 200 स्पीसीज लिक्वाइड फिश का गायब था, खत्म कर दिया भाई। सोचो, वीड्स देखो, पार्थेनियम हो गया, लैंटेरा हो गया, इकॉर्निया हो गया, कॉर्निया को टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। अफ्रीकन कैटफिश हो गया, क्लेडिस थ्रेनस, क्लेरिस, क्लेरिस क्या नाम है इसका, क्लेरिस, क्लेरिस जो थ्रेड है इंडिजिनस कैटफिश, क्लेरिस, ये सब इंडिजिनस कैटफिश के लिए बहुत ही डेंजरस है ना। को एक्सटेंशन, होस्ट फिश, पैरासाइट्स, प्लांट्स एंड पोलिनेटर्स, ये एक साथ को एग्जिस्ट करता है। पैरासाइट हो गया होस्ट फिश पे रहता है, प्लांट हो गया जो पोलिनेशन, जब प्लांट को पोलिनेशन ही नहीं होगा तो पैदा कैसे होगा। होस्ट फिश जो होता है उस पे कुछ पैरासाइट्स रहता है, तो एक साथ ही दोनों गायब हो जाएगा। यदि एक चीज भी गायब, प्लांट में जो हमारा बीज सब जो पोलिनेट करता है वो पोलिनेटर गायब हो गया तो प्लांट भी हमारा गायब हो जाएगा, नहीं रहेगा भाई, गायब ही हो जाएगा। नाउ वायु कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, क्या कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी रखना चाहिए ये बताया जाए। सबसे पहला वाई कंजर्व, कंजर्व क्यों करना चाहिए। नैरो यूटिलाइजेशन, ब्रॉड यूटिलाइजेशन, इथिकल, इथिकल। नैरो यूटिलाइजेशन मतलब क्या होता है, डायरेक्ट इकोनॉमिक, डायरेक्ट बेनिफिट, हम और तुम्हारा जो फॉरेस्ट है जो तुमको डायरेक्ट बेनिफिट देता है नैरो यूटिलाइजेशन में। जैसे देखो, फूड हो गया, फाइबर्स हो गया, मेडिसिन हो गया, डायरेक्ट तुमको बेनिफिट मिलता है। ये मिलता तो है लेकिन ये क्या, बायो प्रोस्पेक्टिंग, इसको क्या बोला जाता है, बायो प्रोस्पेक्टिंग, जो डायरेक्ट होता है। ब्रॉड यूटिलाइजेशन, इकोसिस्टम सर्विसेज, जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट में 20% ऑक्सीजन पूरे अर्थ का अमेजन रेन फॉरेस्ट ही देता है। सोचो तुम्हारा ब्रॉड यूटिलाइजेशन, बड़ा थिंकिंग सोचो, ये देता है। पोलिनेटर, एस्थेटिक प्लेजर, जो पोलिनेशन है वो करता है कौन, इंसेक्ट, ये भी एस्थेटिक प्लेजर देता है। जैसे जो फ्लावर सब जो एस्थेटिक प्लेजर, देखने में कितना खूबसूरत लगता है, तो ब्रॉड यूटिलाइजेशन कैटेगरीज में आता है। और थर्ड आता है इको, इथिकल, इथिकल मतलब मोरल ड्यूटी टू टेक केयर द अदर स्पीसीज, ये मोरल ड्यूटी प्रोवाइड करता है हमारे, ये इथिकल में आ जाता है। नो, अब दो टाइप का हमारा कंजर्वेशन होता है। पहला होता है इन सिटू कंजर्वेशन, ऑन साइट कंजर्वेशन, जहाँ
वहीं प्रोटेक्ट कर दे स्पीसीज को, उसको बोला जाता है इन सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू है जहां उसको हटा के कहीं और जाके प्रोटेक्ट कर दे, बोल रहा है क्या, एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन में, एक्स सिटू कंजर्वेशन में जहां वहां से हटा के करोगे तो मतलब ह्यूमन बींग्स का यूज होगा। ह्यूमन बींग्स यूज करे किसके द्वारा करोगे, ह्यूमन बींग्स के द्वारा। ह्यूमन बींग से उठा के एक दूसरे जगह लाया, तो जहाँ पे तुमको ह्यूमन बींग से थोड़ा सा भी दिख जाए ह्यूमन बींग के द्वारा किया जा रहा है, तो उसमें अगर एक्स टू वहां डाल दो। जैसे एग्जांपल देखो, जूलॉजिकल पार्क, भाई पार्क कौन बनाया, ह्यूमन बींग्स। बोटेनिकल गार्डन कौन बनाया, ह्यूमन बींग्स। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, सफारी पार्क कौन बनाया, ह्यूमन बींग्स। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब, क्रायो प्रिजर्व मतलब 1 - 196 डिग्री पे प्रिजर्व करके रखा जाता है, तो उसको बोला जाता है स्पर्म, स्पर्म से उसको बोला जाता है क्रायोप्रिजर्वेशन। कौन करेगा, ह्यूमन बींग्स। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भाई आर्टिफिशियली किया जाता है, तो कौन करेगा, ह्यूमन बींग। सीड बैंक, कौन, सीड बैंक मतलब सीड सब रखा जाएगा, तो कौन करेगा, ह्यूमन बींग्स। टिश्यू कल्चर कौन करेगा, ह्यूमन बींग्स। तो FC2 का इस तरीके से तुमको याद रख सकते हो, और कभी एग्जाम में गलती नहीं होगा। नहीं तो वैसे डायरेक्ट याद रट्टा मारने की कोशिश करोगे, भाई गायब रहेगा, सब चौपट हो जाएगा। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बात करते हैं, हाई रिचनेस होता है, हाँ इंडियन जहाँ है वहीं रहने दो, भाई दूसरी जगह उठा कर मत ले जाओ। तो अभी तक ग्लोबल में 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इंडिया में 3 है, कौन कौन से इंडिया में 3 है, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, इंडो बर्मा। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा, और थर्ड हिमालय। ये 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में भी मिलता है। और सेक्रेड ग्रुप्स रिलीजियस प्रोटेक्शन के लिए, जो फॉरेस्ट सबको रिलीजियस प्रोटेक्शन के लिए रखा गया था। सबसे पहला खासी एंड जनता हिल्स, एरावली हिल्स, वेस्टर्न घाट्स एंड चंद्रा एंड बस्तर, ये सारा चीज सेक्रेड ग्रुप में आता है। इंडियन स्टेट है, 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, एन फॉर 90, एन फॉर 90 नेशनल पार्क है, 4 से 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क है। कितना, 1 2 3 4 आता है वाइल्ड लाइफ में, कितना 1 2 3 4, ये भी 4 सेंचुरी, बाकी 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से याद रख सकते हो, 448 बायोस्फीयर रिजर्व, बी, N490 इन्फो नेशनल पार्क, इस तरीके से याद रख सकते हो। ये X2 याद है, N2 इजिली बना सकते हो। बाकी सारा को तुम N2 में डाल दो, जहाँ ह्यूमन बींग्स का यूज होता है वो X2 में डाल दो। नो कंजर्वेशन, कंजर्वेशन की बात किया जाए तो, और समिट रियो डी जेनेरियो में होता है वो 1992 में जो पॉपुलेशन सब कम करने के लिए, जो कार्बन इमिशन निकल रहा है उसको कम करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। वर्ल्ड समिट कब हुआ था, रियो डी जेनेरियो में 2002 में, 2002 में रियो वर्ल्ड समिट हुआ था जोसेनबर्ग में। और समिट कब हुआ था, रियो डी जेनेरियो में 1992 में। सबसे पहले अर्थ समिट हुआ, उसके बाद न वर्ल्ड बना, तो उसके बाद वर्ल्ड समिट हुआ। तो पहले अर्थ समिट हुआ था, कब हुआ, 1992 में, तो 1992 में। और उसके बाद वर्ल्ड बना, तो उसके बाद वर्ल्ड बना तो कितना हुआ, जोसेनबर्ग साउथ अमेरिका 2002। तो इसके साथ पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट, और बहुत ही अच्छे से इसको रिमेम्बर कर सकते हो। इजी तरीका है, इजी विजी है, इसको रट्टा मार कर नहीं करना है, कंसेप्ट सीखो और ये तुम्हारा याद हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा इजी है। चलो इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।